अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो इंटरव्यू के इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के हवाले से जो है वो टेस्ट सेशंस कर रहे हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लेक्चर्स के सेशन कर रहे हैं। ये हमारा जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से जो है वो उसके कंपोनेंट्स, उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से ये लास्ट लेक्चर है हमारा। और इसी के साथ ही हमारे जो है वो दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। पावर सिस्टम बाय वीके मेहता की जो सब्जेक्टिव बुक है उसके दो चैप्टर, ट्रांसमिशन लाइन वाला और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन वाला, ये दो चैप्टर हम कवर कर लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जिसमें हमने दो इफ़ेक्ट डिस्कस किए और ट्रांसमिशन लाइंस के पार्ट डिस्कस किए। अब जो है वो आज हम इसमें क्लासिफिकेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलें जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखते हैं जी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में आमतौर पे तीन कांस्टेंट होते हैं। पहला रेजिस्टेंस इट इज़ द अपोजिशन ऑफ लाइन कंडक्टर टू करंट फ्लो। जो भी हम मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो भी कंडक्टर हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जो वो करंट जो फ्लो होता है उसको वो अपोज करता है। तो ये एक पहला ट्रांसमिशन लाइन का कांस्टेंट है। एंड द रेजिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द होल लेंथ ऑफ द लाइन। ये होल लेंथ ऑफ द लाइन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में के कंडक्टर में मौजूद होती है। However, the performance of transmission line can be analyzed conveniently if the distributed resistance is considered as lumped. उसके बाद दूसरा जो कांस्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन का वो इंडक्टेंस है। When alternating current flow through a conductor, change of flux is set up which links the conductor। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर को भी कट करता है, जिसकी वजह से कंडक्टर में XL प्रोड्यूस होती है, इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, जो वो भी क्या करती है, जो करंट आपका फ्लो करता है कंडक्टर में उसको वो अपोज करती है। तो ड्यू टू दीज फ्लक्स लिंकेज द कंडक्टर पोजेस द इंडक्टेंस। Mathematically, inductance is defined as flux linkage per ampere is called inductance of the transmission line conductor। तीसरा जो इफ़ेक्ट यूज़ होता है वो कैपेसिटेंस का होता है। कैपेसिटेंस बेसिकली आपको पता है कि जो कैपेसिटर की होती है। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, जो ट्रांसमिशन लाइन एज अ पॉजिटिव प्लेट एक्ट करती हैं और जो ग्राउंड होता है वो एज अ नेगेटिव प्लेट एक्ट करता है, और जो एयर होती है बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड वो एज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक्ट करती है। तो इस तरह जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी होता है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है ये हाई वोल्टेज और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, ये सब ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता, मतलब शॉर्ट और मीडियम में नहीं होता। या अगर कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी है लेकिन उसके वोल्टेज कम है तो वहाँ पे भी जो है वो कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है एक टॉपिक आता है अनसिमेट्रिकल स्पेसेस बिटवीन द कंडक्टर। ये आपने, अगर आप जो है वो 11 kV की लाइन देखें, 11 kV का फीडर देखेंगे तो वो बेसिकली जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल होता है। और जो 440 वोल्ट की लाइन होती फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो वर्टिकल होता है अर्थ के साथ। और जो जब हम अगर हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हैं 11 kV को, तो उसमें जब दरमियान में पोल होता है, जो सेंटर वाला फेज़ होता है वो कभी पोल के राइट साइड पे होता है और कभी पोल के लेफ़्ट साइड पे होता है। जब वो राइट साइड पे होगा तो उसका जो है वो राइट वाले फेज़ के साथ डिस्टेंस कम होगा, लेफ़्ट वाले के साथ ज़्यादा होगा। जब उसको हम पोल की लेफ़्ट साइड पे सेंटर वाले फेज़ को कर देंगे तो उसका राइट वाले फेज़ के साथ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेफ़्ट वाले के साथ कम हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हम अनसिमेट्रिकल स्पेसेस बिटवीन द फेज़ बोलेंगे। और इसी तरह जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उनमें ये अनसिमेट्रिकल जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द फेज़। तो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं ये ज़रा देखते हैं। व्हेन 3 फेज़ लाइन कंडक्टर आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्राम ईच अदर द कंडक्टर स्पेसिंग इज़ सेड टू बी अनसिमेट्रिकल। मतलब जब दोनों कंडक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है
सेंटर वाले कंडक्टर का वो इक्वल नहीं होगा तो उस कंडक्टर स्पेसिंग को हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, अंडर सच कंडीशन द फ्लक्स लिंकेज एंड इंडक्टेंस ऑफ ईच फेज आर नॉट सेम, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे जब दो कंडक्टर का जो डिस्टेंस है कम होगा तो वहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो ऐड अप हो जाएगा, तो दोनों कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है XL है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उन दो फेजेस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जो तीसरा फेज़ है जिसमें जिसका डिस्टेंस सेंटर वाले फेज़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है कम है, तो वहाँ पे जो XL होगी वो कम होगी, तो इस वजह से जो तीसरे फेज़ में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इस यहाँ पे आगे वो बता रहा है डिफरेंट इंडक्टेंस इन एच फेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंटर और अगर राइट साइड पे आपका फेज़ जा रहा है पोल के, तो सेंटर और राइट वाले फेज़ में इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और जो एक तीसरा फेज़ लेफ़्ट साइड वाला फेज़ है वहाँ पे जो है इंडक्टेंस कम होगी। डिफरेंट इंडक्टेंस इन एच फेज रिजल्ट इन अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप इन थ्री फेज़ इवन इफ़ द करंट इन अ कंडक्टर आर बैलेंस्ड। अगर तीनों कंडक्टर में करंट बैलेंस भी है तो तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम नहीं होगा। जो जिन फेजेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा वहाँ पे इंडक्टेंस हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होगी, तो इस वजह से उसमें XL ज़्यादा होगी। XL ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों फेजेस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा। जो तीसरा कंडक्टर है जिसका डिस्टेंस सेंटर वाले कंडक्टर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो वो सेंटर वाले कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो ऐड दूसरे के साथ नहीं होगा, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो कम होगा, तो उस वजह से वहाँ पे XL भी कम होगी। तो जब XL कम होगी तो उस फेज़ में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कम होगा। तो ये हमारा मसला होता है अनइक्वल डिस्टेंस का, कि जब हम एंड पे जाते हैं तो किसी तीनों फेजेस के जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड 3 फेज़ वोल्टेज 400 वोल्ट हैं और सिंगल फेज़ के 230 वोल्ट हैं। तो अगर हम जो है वो 11 kV का देखें तो मतलब एक 3 फेज़ जो है वो 400 वोल्ट, जब उसको स्टेप डाउन करेंगे तो तीनों फेजेस के जो वोल्टेज होंगे वो सेम नहीं होंगे। दो फेजेस के वोल्टेज 380 होंगे और चौथे फेज़ के वोल्टेज जो है वो 394 395 होंगे। मतलब 10-15 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। और वो भी अब हम जब अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम उसको कंपनसेट भी नहीं कर सकते। अगर हम स्टेप अप करेंगे तो अगर उसको 380 वाले को 400 पे लेके जाएंगे, लेकिन जो 395 वाला था वो फिर 415 पे चला जाएगा। एक फेज़ बहुत ज़्यादा हाई होगा, दो फेज़ डाउन होंगे, तो इस वजह से जितने भी लोड होंगे वहाँ पे अनबैलेंस जो है वो वोल्टेज होगा और उस वजह से वो ट्रिपिंग होगी और वहाँ पे हीटिंग का इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो है वो मसले को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इन therefore the voltage at the receiving end will not be same for all phases। तो वोल्टेज तीनों फेजेस के सेम नहीं होंगे। इन ऑर्डर दैट वोल्टेज ड्रॉप आर इक्वल इन ऑल कंडक्टर के जो तीनों वोल्टेज का जो वोल्टेज तीनों कंडक्टर का जो ड्रॉप है उसको इक्वल करने के लिए वी जनरली इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर्स एट रेगुलर इंटरवल, कि हम जो कंडक्टर की जो पोजीशन है वो रेगुलर इंटरवल में चेंज कर देते हैं। मतलब ऐसे अगर आपने देखा होगा तो जो सेंटर वाला कंडक्टर है वो उन्होंने एक डिस्टेंस रखा होता है ख़ास, मतलब 5 पोल के दरमियान 5 पोल पे वो राइट साइड पे चलेगा, फिर नेक्स्ट 5 पोल पे वो लेफ़्ट साइड पे चलेगा, फिर नेक्स्ट 5 पोल पे वो फिर राइट साइड पे आ जाएगा, ताकि क्या हो कि टोटल जो डिस्टेंस हो बिटवीन द कंडक्टर टोटल लेंथ में वो सेम रहे। मतलब अगर वो 100 मीटर राइट साइड पे रहा है तो वो 100 मीटर ही लेफ़्ट साइड पे रहे। तो इससे क्या होगा, XL जो है वो तीनों फेजेस की सेम हो जाएगी और उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी तीनों का सेम होगा। मतलब क्या होगा कि अगर वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट हुआ है तो सब फेजेस में 10-10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे फिर अब इसको क्या करते हैं, इन ऑर्डर द वोल्टेज ड्रॉप आर इक्वल इन ऑल कंडक्टर वी जनरली इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द लाइन सो दैट कंडक्टर ऑक्युपाइज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एवरी अदर कंडक्टर ओवर द इक्वल डिस्टेंस। सच एक्सचेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन।
ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोजिशन की। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन, कि हम जो है वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ऑल कंडक्टर को इक्वलाइज करने के लिए इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लाइन सो दैट कंडक्टर ऑक्युपाइज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एवरी अदर कंडक्टर ओवर द इक्वल डिस्टेंस। इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ट्रांसपोजिशन करते क्यों हैं? क्योंकि कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से जो इंडक्टेंस है कंडक्टर्स की तीनों फेजेस की वो इक्वल नहीं रहती, और जब इंडक्टेंस इक्वल नहीं होगी तो तीनों फेजेस का वोल्टेज ड्रॉप वो भी इक्वल नहीं होगा। तो तीनों फेजेस का वोल्टेज ड्रॉप को इक्वलाइज करने के लिए हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। और ये ट्रांसपोजिशन आपको पता चल गया कि वोल्टेज ड्रॉप को इक्वलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे वोल्टेज ड्रॉप कम नहीं होता आपका, लेकिन इक्वल हो जाता है कि हर फेज़ में जो है वो वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है। ये 500 के भी ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं, 220 के भी ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं, 132 में भी और 11 के भी जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है हम वहाँ पे जो है वो इनकी ट्रांसपोजिशन करते हैं। वहाँ जो टावर यूज़ होता है ट्रांसपोजिशन के, वहाँ उसको हम ट्रांसपोज टावर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हम इसका जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं कि व्हेन द लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज़ अप टू 50 किलोमीटर एंड लाइन वोल्टेज इज़ कंपैरेटिवली लेस दैन 20 kV इट इज़ यूजली कंसिडर्ड एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो लेंथ होगी वो 50 किलोमीटर तक होगी और वोल्टेज जो होंगे वो लेस दैन 20 kV होंगे, तो उसको हम जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो हम कांस्टेंट नेगलेक्ट करते हैं वो कैपेसिटेंस का होता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे वोल्टेज भी कम होते हैं, लेंथ भी कम होती है। आपको पता है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है, तो जब वोल्टेज भी कम होंगे तो लेंथ भी कम होगी, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस भी कम होगी। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट 50 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर and the line voltage is greater than 20 kV and less than 100 kV it is considered as medium transmission line। तो इसको हम जो है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम जो है वो तीनों इफेक्ट को स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को और इंडक्टेंस को। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज़ मोर देन 150 किलोमीटर एंड लाइन वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन 100 kV, तो इसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे भी हम तीनों कांस्टेंट जो है वो डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो ये आप जो है वो इसकी लेंथ भी आप याद करें और आप इसके जो वोल्टेज भी आपने याद रखने हैं। ये अक्सर जो है वो ट्रांसमिशन इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि जो है वो डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको पता हो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन है, द डिफरेंस इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन द कंडीशन ऑफ नो लोड टू फुल लोड इज़ कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन एंड इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ रिसीविंग एंड पावर टू द सेंडिंग एंड पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। देन जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, लीकेज सेप्टेंस और लीकेज कंडक्टेंस आर शंट एलिमेंट। लीकेज सेप्टेंस किसको बोलते हैं? लीकेज सेप्टेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस एग्जिस्ट बिटवीन द लाइन एंड न्यूट्रल। क्योंकि आपको पता है कि जो लाइन और न्यूट्रल के दरमियान जो कैपेसिटेंस एक्ट करेगी उसको हम लीकेज सेप्टेंस बोलेंगे। द लीकेज कंडक्टेंस कौन सी होगी? लीकेज कंडक्टेंस टेक्स इनटू द काउंट द एनर्जी लॉस अकरिंग ड्यू टू लीकेज ओवर द इंसुलेटर आर ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिटवीन द कंडक्टर इज़ कॉल्ड लीकेज कंडक्टेंस। तो लीकेज कंडक्टेंस क्या है, लीकेज सेप्टेंस क्या है, ये दोनों की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ये भी अक्सर क्वेश्चन हो जाता है।
देन लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट थ्रू एडमिटेंस क्या होता है, लीकेज करंट थ्रू एडमिटेंस इज मैक्सिमम एट द सेंडिंग एंड ऑफ द लाइन, डिक्रीज कंटिन्यूसली एज रिसीविंग एंड ऑफ द सर्किट इज अप्रोच्ड एट विच इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये था हमारा जो है वो टॉपिक जिसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, ट्रांसपोजिशन का टॉपिक हमने डिस्कस किया, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट डिस्कस किए। ये अक्सर ये दोनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो अक्सर आपको जहन में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि हम इसको जो है वह सीरियस नहीं लेते, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज़ अ कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद ट्रांसपोजिशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, और इसकी रीज़न हम ये क्यों ट्रांसपोजिशन करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आमतौर पे पूछा जाता है, तो आपने जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसके जो वोल्टेज हैं ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो इस तरह जब हमारे 2 चैप्टर कवर हो गए हैं ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से पावर सिस्टम बुक बाय वीके मेहता, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है वो ट्रांसफार्मर को, जो प्रोटेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।